हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू द क्लास। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, धरती के अंत की यात्रा, क्लास 11 का प्रोस बुक का एक लेसन है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, धरती के अंत की यात्रा। इससे संबंधित शॉर्ट क्वेश्चन आंसर लेकर के आए हैं। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से धरती को नष्ट होना है। इसमें अंटार्कटिका में हाई स्कूल विद्यार्थियों को यात्रा कराई जाती है और जिसमें उनको बताया जाता है, दिखाया जाता है कि देखिए किस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग तेज़ी से बढ़ रहा है और एक समय ऐसा आएगा जब पूरा अंटार्कटिका का ग्लेशियर्स पिघल जाएगा और वो सारा बर्फ़ समुद्र में मिल जाएगा और इस प्रकार से जो लैंड है वो सब डूबने लगेंगे। तो उसे अपने खुद नेचुरल आइज़ से देख करके हो सकता है उनकी आँखों में वो परिवर्तन दिखाई दे और वो आ कर के वहाँ से उस यात्रा से लौट करके समाज में लोगों को शिक्षित करें, जिससे ग्लोबल वार्मिंग पर नियंत्रण पाया जा सके। तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड द ऑथर रीच अंटार्कटिका? लेखक या नरेटर अंटार्कटिका पर कैसे पहुँचते हैं? लेखक अंटार्कटिका पर कैसे पहुँचते हैं? इसका आंसर है, दे ट्रेवल्ड ओवर 100 hours in combination of a car, an aeroplane and a ship. In this way they reached Antarctica. उन्होंने 100 घंटों तक कॉम्बिनेशन ऑफ कार, एरोप्लेन और शिप से यात्रा की और अंत में वो अंटार्कटिका तक पहुंचते हैं। अर्थात लगभग 100 घंटों की यात्रा की उन्होंने कार से, एरोप्लेन से और शिप से, तब जाकर के वो अंटार्कटिका पर पहुंच पाए थे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द वंडर ऑथर रियलाइज्ड रीचिंग अंटार्कटिका? अंटार्कटिका पहुंचकर लेखक को किस आश्चर्य का अनुभव होता है? अंटार्कटिका पहुंचने के बाद नरेटर ने जो वहां पर देखा उससे उनके अंदर क्या फीलिंग्स आती है, क्या एहसास होता है? इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, एक्सपेंसिव वाइड लैंडस्केप एंड अनइंटरप्टेड ब्लू हॉरिजन एंड इट्स इमेंसिटी एंड आइसोलेशन वाज वंडरस अबाउट अंटार्कटिका। तो वहाँ का जो लैंडस्केप था वो काफ़ी एक्सपेंसिव था, अर्थात वहाँ तक उनको पहुँचने में बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। और वहाँ का जो लैंडस्केप था, अनइंटरप्टेड ब्लू हॉरिजन दिखाई दे रहा था, अर्थात बिना बाधित रूप से दूर तक फैला हुआ, अंतरिक्ष तक दूर तक फैला हुआ एक क्षितिज दिखाई दे रहा था। इट्स इमेंसिटी और इसकी विशालता, और आइसोलेशन और इसका सुनसान या अकेलापन वाज वंडरस अबाउट अंटार्कटिका। वो अंटार्कटिका को एक विशेष बना रहा था, आश्चर्य से भर रहा था। तो इस प्रकार से अंटार्कटिका तक पहुंचने का लेखक का जो पहला अनुभव था वो खर्चीला तो था ही, लेकिन वहां का अनइंटरप्टेड ब्लू हॉरिजन और इमेंसिटी को देख करके और आइसोलेशन को देख करके अंटार्कटिका उनके लिए एक वंडरस प्लेस था, आश्चर्य से भरा हुआ स्थान था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज गोंडवाना? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, गोंडवाना क्या था? प्यारे बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा 650 miles years ago a giant amalgamated southern supercontinent Gondwana did indeed exist, centered roughly around the present day Antarctica. तो 600 years 50 million years ago, 650 मिलियन ईयर्स पहले, जाइंट एमालगमेटेड साउदर्न सुपर कॉन्टिनेंट, अर्थात जो एक मिला हुआ, अमालगमेटेड मीन्स होता है मिला हुआ, साउदर्न अर्थात साउथ की दिशा में, सुपर कॉन्टिनेंट था अर्थात एक सबसे विशाल महाद्वीप था जिसे गोंडवाना कहा गया था। डिड इंडीड एग्जिस्ट, जो वास्तव में आज भी अस्तित्व में है, सेंटर्ड रफली अराउंड द प्रेजेंट डे अंटार्कटिका, और उसका रफली लगभग अगर हम आकलन करें तो प्रेजेंट में अंटार्कटिका का ही क्षेत्र था, अर्थात अंटार्कटिका और उसके आसपास के जो लैंड थे पहले सब एक साथ जुड़े हुए थे और उसी का नाम दिया गया था गोंडवाना। धीरे धीरे पृथ्वी में काफ़ी परिवर्तन आते गए और वो लैंड एक दूसरे से हट करके काफ़ी दूर होते गए और आज वो अलग अलग देश और अलग अलग कॉन्टिनेंट बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ इज़ द प्रेजेंट ग्लोब शेप विच वी नो टुडे? जो आज हम वर्तमान में ग्लोब देखते हैं, आज हम वर्तमान में पृथ्वी का एक ग्लोब शेप देखते हैं, तो वह प्रेजेंट में कैसा है? वर्तमान पृथ्वी में से ने कैसे आकार लिया जिसे हम आज जानते हैं, अर्थात पृथ्वी
धीरे धीरे कैसे परिवर्तित होती गई, जिसको आज हम ग्लोब के रूप में जानते हैं, वो कैसे हुआ करती थी। तो गोंडवाना वाज फोर्स टू सेपरेट इनटू कंट्रीज़। धीरे धीरे गोंडवाना में फोर्स आता गया, गोंडवाना में एक प्रकार का परिवर्तन आता गया, उसमें एक दबाव आता गया, और जिसमें धीरे धीरे वो सेपरेट इनटू कंट्रीज़, अलग अलग देशों में विभाजित होता गया। तो गोंडवाना में एक प्रकार का जो फोर्स आता गया, अर्थात एक प्रकार से लैंड आपस में जब टकराव करते हैं या लैंड आपस में जब खिसकते हैं, तो खिसकने से अलग अलग कंट्रीज़ बन गए। द ग्लोब वाज शेप्ड मच एज वी नो इट टुडे। और ग्लोब जैसा कि आज हम देखते हैं, लगभग वैसा ही था। अ कोल्ड सरकमपोलर करंट वाज क्रिएटेड, और वहाँ से एक ठंडी धारा प्रवाहित होती थी। अर्थात आज जो पहले लैंड थे एक साथ होते थे, एक ही स्थान पर थे, धीरे धीरे खिसकते खिसकते दूर दूर पहुँच गए, लगभग पृथ्वी के काफ़ी दूर हिस्से तक वो आज फैल गए हैं। वो पहले एक साथ हुआ करते थे और उन्हें हम गोंडवाना के नाम से जानते थे। आज उसका सेंटर अंटार्कटिका में आज भी स्थित है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट कैन बी द माइंड ब्लोइंग थिंग्स अबाउट द हिस्ट्री इन अ मिलियन ईयर्स। 10 लाख वर्षों में इतिहास के बारे में क्या विलक्षण चीज़ हो सकती है। इसका आंसर हो जाएगा, व्हेन वी थिंक अबाउट ऑल दैट कैन हैपन इन अ मिलियन ईयर्स। जब हम उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो मिलियन ईयर्स पहले परिवर्तित हुई है या बदलाव हुआ है, इट कैन गेट प्रिटी माइंड ब्लोइंग। तो हमारे लिए यह थोड़ा एक सुंदर और संदेह से भरा हुआ मस्तिष्क देता है। इमेजिन इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड। कल्पना करिए, धीरे धीरे भारतवर्ष नॉर्थवर्ड की तरफ खिसक रहा है और जैमिंग अगेंस्ट एशिया, और एशिया से टकरा रहा है। टू बकल इट्स क्रश, इसके अपनी परत को सिकोड़ता हुआ, एंड फ्रॉम द हिमालयाज, और हिमालय तक पहुंच रहा है। साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग ऑफ टू ज्वाइन नॉर्थ अमेरिका, और साउथ अमेरिका खिसक रहा है नॉर्थ अमेरिका से ज्वाइन होने के लिए। इस प्रकार से 10 लाख वर्षों में इतिहास में काफ़ी परिवर्तन हुआ है। हम जब कल्पना करते हैं 10 लाख वर्षों के या 1 मिलियन ईयर्स की कल्पना करते हैं, तो हमें संदेह होता है इसकी सुंदरता पर कि किस प्रकार से हमारा इंडिया धीरे धीरे नॉर्थवर्ड की तरफ, अर्थात उत्तर की तरफ खिसकता हुआ और एशिया के क्रश से, परत से टकराने के लिए आगे बढ़ रहा है, और जो हिमालय से टकराने के लिए आगे बढ़ रहा है, और साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका से की तरफ खिसक रहा है। इस प्रकार से आज भी ये परिवर्तन जारी है। आज भी लैंड धीरे धीरे खिसकते चले जा रहे हैं, उनमें आपस में दूरियां बनती जा रही है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द चिलिंग प्रोस्पेक्ट ऑफ द ऑथर। व्हाट इज़ द चिलिंग प्रोस्पेक्ट ऑफ द ऑथर। इसका मतलब होता है लेखिका के लिए शीतलन संभावना से आप क्या समझते हैं। शीतलन संभावना से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर है, तिसानी दोषी इज़ अ सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन। तिसानी दोषी हैं जो इसकी लेखिका हैं, वो सूर्य देवता की उपासक हैं। जितने भी साउथ इंडियन हैं अधिकतर वो सूर्य देवता की उपासना करते हैं। एंड फॉर हर, और उनके लिए, टू स्पेंड 2 वीक्स इन अ प्लेस, एक ऐसे स्थान पर 2 सप्ताह तक गुजारना, वे 90% ऑफ अर्थ टोटलाइज वॉल्यूम्स आर स्टोर्ड इन चिलिंग प्रॉस्पेक्ट, जहाँ पर लगभग पृथ्वी का 90% बर्फ़ चिलिंग प्रॉस्पेक्ट में, अर्थात वहाँ पर ठंडे रूप में, बर्फ़ के रूप में जमा हो गया है। नॉट जस्ट फॉर सर्कुलेटरी, जो घूमने वाला बिल्कुल नहीं है, एंड मेटाबॉलिक फंक्शन, बट आल्सो फॉर इमेजिनेशन, और वो कल्पनाओं से भरा हुआ है। अर्थात साउथ इंडियन, यहाँ पे जो राइटर हैं, लेखिका हैं तिसानी दोषी, वो साउथ इंडियन है, सूर्य देवता की उपासक है, और वो एक ऐसे स्थान पर जाती हैं 2 हफ्ते के लिए जहाँ पर सूर्य देवता के दर्शन तक ना हो, अर्थात सूर्य देवता तो हों लेकिन वहाँ पर जो बर्फ़ है वो इतनी दूर तक जमी हुई हो कि पानी का कहीं बूंद तक ना दिखाई पड़े। इस प्रकार से वो आश्चर्य से भरा हुआ चिलिंग प्रॉस्पेक्ट प्रेस हो सकता है लेखिका के लिए। आगे बढ़ते हैं, व्हाट डज वन फील इन अंटार्कटिका, हाउ इज़ इट कैप्चर्ड विजुअली। अंटार्कटिका में कोई क्या महसूस करता है, उसे दृष्टिगत रूप से कैसे ग्रहण किया जा सकता है। अर्थात व्हाट डज वन फील इन अंटार्कटिका, अंटार्कटिका में जब कोई जाता है तो वहाँ पर वो कैसा महसूस करता है, और ये वहाँ पर विजुअली, अर्थात वहाँ पर उसको दृश्य किस प्रकार से दिखाई पड़ते हैं। तो इसका आंसर है, बाय विजिटिंग द अंटार्कटिका वी कैन अंडरस्टैंड द अर्थ पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर।
अंटार्कटिका पहुंच करके हम आज वर्तमान, भूत और भविष्य को देख सकते हैं, अर्थात पृथ्वी के पास्ट में घटी घटनाओं को, प्रेजेंट में हो रही घटनाओं को और फ्यूचर में संभावित घटनाओं को वहाँ पर हम महसूस कर सकते हैं, अपनी आँखों से देख सकते हैं। A visit there can be teach next generation to understand वैल्यू आवर प्लानट, और एक ऐसी शिक्षा जिसे नई जनरेशन के लिए समझने और इस प्लानट का वैल्यू देने के लिए प्रोग्राम बनाया गया हो। अंटार्कटिका आल्सो होल्ड्स विद इन द आइस कोर्स हाफ मिलियन ईयर्स ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स। तो अंटार्कटिका में आज भी लगभग हाफ मिलियन ईयर्स, लगभग 5 लाख वर्ष पहले से वहाँ पे जो आइस कोर्स जमे हुए हैं, आइस की परतें, आज भी वही पुरानी परतें जमी हुई है, जहाँ पर ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं, अर्थात उस समय की सभ्यता आज भी उस बर्फ़ के नीचे दबी हुई है। विच हेल्प अस टू स्टडी क्लाइमेट चेंजेस बाय ग्लोबल वार्मिंग, जो हमें ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंजेस को स्टडी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। अर्थात 5 लाख वर्ष पहले किस प्रकार के जीव होते थे, किस प्रकार से धीरे धीरे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, किस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। अंटार्कटिका इन चीज़ों को समझने का एक अच्छा स्थान हो सकता है। आज भी वहाँ पे बहुत से लोग रहते हैं, रिसर्च साइंटिस्ट वहाँ पे रहते हैं, हालांकि वहाँ पर लोग विजिट करने जाते हैं, वहाँ पे प्रॉपर कोई नहीं रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द अचीवमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ 12,000 ईयर्स। 12,000 वर्षों के अंतराल के दौरान मानव जाति की क्या उपलब्धियां हैं। 12,000 वर्ष हो गए इंसानों को इस धरती पर आए, तब तक हमने इस पृथ्वी पर रह करके क्या उपलब्धियां हासिल की। इसका आंसर हो जाएगा ह्यूमंस हैव बीन ऑन दिस अर्थ फॉर अबाउट 12,000 ईयर्स। लगभग 12,000 वर्षों से इंसान इस पृथ्वी पर हैं। एंड हैव क्रिएटेड हैवोस एंड रॉक्स, और उन्होंने एक प्रकार से तबाही मचा रखी है ऑन दिस अर्थ, इस प्लैनेट पर, इस पृथ्वी पर। जब से इंसान इस धरती पर आए हैं तब से उन्होंने प्रलय को निमंत्रण दे रखा है। हमने एक प्रकार से तबाही मचा रखी है प्रकृति के साथ। दे हैव डन दिस बाई इनक्रोचिंग ऑन नेचर, इस्टेब्लिशिंग सिटीज़ एंड मेगा सिटीज़। उन्होंने सिटीज़ और मेगा सिटीज़ को इस्टेब्लिश करके, सिटी शहर और महाशहर या महानगर को बना करके उन्होंने इस पूरी पृथ्वी पर इनक्रोचिंग कर रखा है, अतिक्रमण कर रखा है। देयर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन हैज़ डिप्लेटेड नेचुरल रिसोर्सेस, और उनकी बढ़ती हुई जनसंख्या, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, वो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रही है। एंड देयर किलॉसनेस मीन्स रूखापन, किलॉसनेस टूवर्ड्स नेचर हैज़ लेड टू अ राइज इन ग्लोबल टेम्परेचर। और इस प्रकार से इस ग्लोबल टेम्परेचर को राइज करने में इनका सबसे बड़ा योगदान हो गया है। जितना हम अधिक प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करेंगे, दुरुपयोग करेंगे, कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाएं आना तो स्वाभाविक है, नेचुरल डिजास्टर तो होना ही है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ना, क्लाइमेट चेंजेस होने, बारिश कम होना, तेज़ गर्मी पड़ना, ये सब क्या है, ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव ही तो है। आगे बढ़ते हैं। हाउ कैन वी स्टडी एंड एग्जामिन द अर्थ पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। हाउ अंटार्कटिका प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन इट। हम पृथ्वी का भूत, वर्तमान और भविष्य कैसे जान सकते हैं, अंटार्कटिका इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका कैसे अदा करता है। इसका आंसर है दोस्तों, इफ़ वी विजिट टू अंटार्कटिका वी शैल बी एबल टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर ऑफ अर्थ। अगर हम अंटार्कटिका की सैर पर जाते हैं, अंटार्कटिका का स्टडी टूर बनाते हैं, तो हम पृथ्वी के प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को महसूस कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आवर नेक्स्ट जनरेशन कैन अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ आवर प्लैनेट। हमारी आने वाली पीढ़ी इस पृथ्वी के महत्व को समझ सकती है। अंटार्कटिका होल्ड्स विद इन इट्स आइस कोर्स हाफ मिलियन ईयर्स ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स विच हेल्प अस टू स्टडी क्लाइमेट चेंजेस। अंटार्कटिका में लगभग हाफ मिलियन ईयर्स, लगभग 5 लाख वर्ष पहले का कार्बन रिकॉर्ड आज भी वहाँ पर दबा हुआ है, जो हमें क्लाइमेट चेंजेस को स्टडी करने में हेल्प कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, टिक लगा लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। तो स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम क्या था, इसका आंसर हो जाएगा द प्रोग्राम वाज स्टूडेंट ऑन आइस विच with the motive to give high school students the educational opportunities to do the study of Antarctica. The program was student on ice, अर्थात उस प्रोग्राम का क्या नाम था, स्टूडेंट ऑन आइस, जिस प्रोग्राम के तहत वे बच्चों को लेकर के अंटार्कटिका की सैर पर जाते थे। उस प्रोग्राम का नाम था स्टूडेंट ऑन आइस विद द मोटिव, इस मोटिव के साथ जाया जाता था टू गिव हाई स्कूल स्टूडेंट्स द एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, ताकि हाई स्कूल के विद्यार्थियों को, मतलब जो अर्ली लर्नर्स हैं उनको एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी दी जा सके, अर्थात शिक्षा का एक अवसर दिया जा सके, शिक्षा का एक महत्व बताया जा सके स्टडी ऑफ अंटार्कटिका, अंटार्कटिका के अध्ययन के लिए। अर्थात उन अर्ली बिगनर्स को, उन बिगनर्स को वहाँ पर अंटार्कटिका में ले जाते थे ताकि उनको भी लंबे समय तक जीना है, आगे चलकर समाज का एक बड़ा हिस्सा बनना है। अगर वो इस चीज़ को समझ जाते हैं तो धीरे धीरे शायद वो समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। इसलिए स्टूडेंट ऑन आइस जियोफ ग्रीन के द्वारा एक प्रोग्राम शुरू किया गया था, स्टूडेंट ऑन आइस, जिसके तहत किसानी दोषी और अन्य 52 लोगों को लेकर के वो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। हु वाज जियोफ ग्रीन, व्हाट डिड ही ऑफर टू द स्टूडेंट, जियोफ ग्रीन कौन थे और उन्होंने विद्यार्थियों के लिए क्या ऑफर किया था। जियोफ ग्रीन कौन थे, उन्होंने विद्यार्थियों के लिए क्या प्रस्ताव दिया था। जियोफ ग्रीन वाज अ कैनेडियन एक्सप्लोरर एंड एजुकेटर, जियोफ ग्रीन कैनेडियन एक्सप्लोरर भी थे और एजुकेटर भी थे, एंड द फाउंडर ऑफ प्रोग्राम स्टूडेंट ऑन आइस, और वो जो है स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम के फाउंडर भी थे, जनक भी थे। ही स्टार्टेड टू include the learners, willing person and school students for the mission, and it was also an opportunity for beginners to study more and more about our planet and ecosystem. तो उन्होंने ही started to include the learners, उन्होंने learners के लिए एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था, विलिंग पर्सन जिसके अंदर जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है, एंड स्कूल स्टूडेंट्स, और स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए फॉर द मिशन, एक मिशन, एंड इट वाज आल्सो एन अपॉर्चुनिटी फॉर बिगिनर्स टू स्टडी मोर एंड मोर अबाउट प्लैनेट्स एंड इकोस्फीयर, और उन बिगिनर्स के लिए, उन स्टडी लर्नर्स के लिए उन्होंने एक अवसर प्रदान किया ताकि वो प्लैनेट एंड इकोसिस्टम को स्टडी कर सकें, अच्छे से समझ सकें। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट वाज द रीज़न ऑफ द सक्सेस ऑफ द प्रोग्राम स्टडी ऑन आइस। स्टूडेंट ऑन आइस, स्टूडेंट ऑन आइस कार्यक्रम की सफलता का कारण क्या था। जो उन्होंने जियोफ ग्रीन ने प्रोग्राम शुरू किया था, स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम, इसकी सफलता का क्या कारण था। द प्रोग्राम बिकेम सो सक्सेसफुल बिकॉज it's impossible to go anywhere near the South Pole and not to be affected by it. Through this program, students got the educational program. तो the program became so successful, यह प्रोग्राम अधिक सफल होता है क्योंकि it's impossible to go anywhere near the South Pole, कि साउथ पोल के नज़दीक तो जाना इम्पॉसिबल था, एंड नॉट टू बी अफेक्टेड बाई इट, बिना इसको प्रभावित किए हुए। थ्रू दिस प्रोग्राम स्टूडेंट्स गॉट द एजुकेशनल प्रोग्राम अपॉर्चुनिटीज़, इस प्रकार से इस प्रोग्राम के तहत बच्चों को एक एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी मिलती है। अर्थात अगर ये स्टूडेंट आइस प्रोग्राम शुरू ना होता तो शायद उस स्थान तक, अंटार्कटिका के मध्य क्षेत्र तक शायद कोई पहुंच ही ना पाता, और वहाँ पर हो रहे परिवर्तन को हम जान ना पाते, और हम जान ना पाते तो आज भी कार्बन का हम लोग प्रोडक्शन बराबर जारी रखते हैं। तो हमने उसको देखा, हम अवेयर हुए और हमने कार्बन को कम किया। हम बैटरी वाली बाइक वगैरह यूज़ करना शुरू कर दे रहे हैं, हमने पेट्रोलियम पदार्थों का, हमने कोयले का उपयोग कम से कम करना शुरू कर दिया ताकि कार्बन का उत्सर्जन कम से कम हो। इस प्रकार से ये था सफलता का कारण। द प्रोग्राम बिकेम सो सक्सेसफुल बिकॉज इट्स इम्पॉसिबल टू गो एनीवेयर नियर द साउथ पोल एंड नॉट बी अफेक्टेड बाई इट। थ्रू दिस प्रोग्राम स्टूडेंट्स गॉट एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। प्यारे बच्चों, सबने पढ़ा होगा साइंस की बुक में, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी बाय प्लांट्स इज
called photosynthesis. For the process of converting लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करने का प्रोसेस अर्थात पद्धति इनटू केमिकल एनर्जी, रासायनिक एनर्जी में, रासायनिक ऊर्जा में, अर्थात प्रकाश ऊर्जा को लाइट ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया को ही फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और यह प्रक्रिया कब होती है? जब सूर्य का प्रकाश होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द सोकाल्स्की द वेसल मैनेज व्हेन दे रीच्ड एट 65.55 डिग्री साउथ। जब सोकाल्स्की वेसल था, जहाज़ था, क्या पथ प्रदर्शन किया जब वे दक्षिण में 65.55 डिग्री तक पहुंच गए थे। अर्थात जो सोकाल्स्की था वो उस लार्ज वेसल का नाम था, समुद्री जहाज़ का नाम था, जिसमें वो लोग ट्रेवल करके अंटार्कटिका पहुंचने वाले थे। तो द सोकाल्स्की हैड मैनेज टू wedge herself into a thick white stretch of ice between the peninsula and Tadpole Island, which was preventing us from going any further. तो सोकाल्स्की हैड मैनेज टू वेज हरसेल्फ इनटू द थिक वाइट स्ट्रेच। जब आगे वो लोग बढ़ रहे थे, जो सोकाल्स्की था वो किसी प्रकार से एक वीज अर्थात वो कील में फंस जाता था। जो मोटी परत थी, 1 मीटर से मोटी परत थी, वहाँ जाकर के फंस जाता है और अब आगे बढ़ने में अक्षम था। बिटवीन द पेनिनसुला एंड टैडपोल आइलैंड, पेनिनसुला और टैडपोल आइलैंड के बीच में जाकर के वो जहाज़ रुक जाता है, क्योंकि उसके आगे परतें और मोटी थी बर्फ़ की। विच वॉज प्रिवेंटिंग अस फ्राम गोइंग एनी फर्दर। अब वो हमको आगे बढ़ने से बिल्कुल रोक रहा था। जो वहाँ की मोटी परत थी हमको आगे बढ़ने से बिल्कुल रोक रहा था। द कैप्टन डिसाइडेड वी वी आर गोइंग टू टर्न अराउंड एंड हेड बैक। और कैप्टन ने हमको बताया या उसने डिसाइड किया कि हम वापस आएंगे, और इस प्रकार से उसने उस जहाज़ का जो हेड था, सिर था, उसको मोड़ना चाहा या मोड़ा नॉर्थ की दिशा में। बट बिफोर वी डिड, लेकिन हम ऐसा करते इसके पहले, वी वे आर ऑल इंस्ट्रक्टेड टू क्लाइम डाउन द गैंग प्लैंक। लेकिन इसके पहले हम सभी को इंस्ट्रक्ट किया गया, हम सभी को सूचित किया गया कि हम लोग गैंग प्लैंक पे उतर जाएं, अर्थात जो जहाज़ का तख्ता था जिसमें पैर रख कर के चढ़ते उतरते हैं, वहाँ पर पहुँच जाएं। एंड वॉक ऑन द ओशियन, और हम लोग ओशियन पे चले। अर्थात वो पहला अवसर था जब हम लोग नाव से, हम लोग जहाज़ से, शिप से उतर करके लैंड हुए थे उस विशाल समुद्र में, जो कि पूरा बर्फ़ के रूप में जमा हुआ था। नीचे उसके कुछ मीटर दूरी पर बड़े बड़े जीव रहते होंगे, ऐसा कल्पना की जा सकती है, सच भी है। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेंबर्स रीच एट अंटार्कटिका एंड व्हाट डिड दे फाइंड देयर। अंटार्कटिका में कुल कितने मेंबर्स पहुंचे थे और उन्होंने वहां पर क्या देखा था? देयर वेर ऑल 52 ऑफ अस किटन आउट इन गोट टीयर एंड ग्लेयर्स वॉकिंग ऑन द स्टॉक वाइटनेस। कहते हैं हम कुल मिलाकर के 52 मेंबर्स थे, हम कुल मिलाकर 52 मेंबर्स थे जो वहाँ पर कदम ताल चल रहे थे। अर्थात पैर जब हमने अंटार्कटिका में कदम रखा तो हमको मालूम चला कि इस पूरे शिप में 52 लोग थे। दैट सेम्स टू सेपरेट आउट फॉर एवर, जो एक ऐसा स्थान, वाइटनेस, स्टार्क वाइटनेस, अर्थात एक ऐसा आश्चर्य से भरा हुआ स्थान जो दूर दूर तक वाइट ही दिखाई दे रहा था। जब हम वहाँ पर चल रहे थे, कदम रखे हमने, तो हमको मालूम चला कि हम 52 मेंबर्स हैं। अंडरनीथ आवर फीट वाज अ मीटर थिक आइस पार्क। हमारे जब पैर के नीचे 1 मीटर या उससे कम अधिक भी हो सकती थी, लगभग 1 मीटर की मोटी बर्फ़ की परत थी। एंड अंडरनीथ दैट 180 मीटर्स ऑफ लिविंग ब्रीथ सॉल्ट वाटर। तो उसके नीचे लगभग 180 मीटर नीचे तक जीवित प्राणी थे जो कि सांस ले रहे थे। 80 नहीं होगा, 80 100 हो सकता है, हाँ 180 100 1800 हो सकता है 1800 बना लेंगे इसमें। 1800 मीटर ऑफ लिविंग, वहाँ पर जीवित लोग थे, सांसें ले रहे थे उस सॉल्ट वाटर में, उस नमक के खारे पानी में। इन द पेरीफेरी क्रीबेटर्स सील, उसमें से क्रीबेटर्स हो सकते हैं, केकड़े हो सकते हैं, सील हो सकते हैं, और वर स्ट्रेचिंग एंड सनिंग, उसमें से कुछ जो सील थे वो बाहर आ गए थे, जो कि धूप में अपने आप को सुखा रहे थे। आइस फ्लो
इस बर्फ़ के ऊपर मच लाइक स्ट्रे डॉग्स, ऐसा मालूम चल रहा था जैसे गली के कुत्तों की तरह, विल डू अंडर द शेड ऑफ अ बनियान ट्री, बरगद के पेड़ के नीचे बैठते हुए। जिस प्रकार से गांव में बरगद या बड़े पेड़ के नीचे गांव के कुत्ते गर्मी में धूप से बचने के लिए वहाँ लेटे रहते हैं, उसी प्रकार से वहाँ पर बर्फ़ के ऊपर देखने से लग रहा था कि सील, बड़ी मछली होती है ना सील, वो दूर दूर तक फैले हुए थे और धूप ले रहे थे। अगला क्वेश्चन है हाउ इज़ अंटार्कटिका द परफेक्ट प्लेस टू स्टडी इन्वायरमेंटल चेंजेस। जलवायु परिवर्तन के अध्ययन के लिए अंटार्कटिका उपयुक्त स्थान कैसे हो सकता है। अंटार्कटिका इज़ अ गुड प्लेस टू स्टडी इन्वायरमेंटल चेंजेस। इन्वायरमेंटल चेंजेस को स्टडी करने के लिए, पर्यावरण के परिवर्तन को अध्ययन करने के लिए अंटार्कटिका एक अच्छा स्थान हो सकता है। बिकॉज ऑफ इट्स सिंपल इकोस्फेयर, इसके सिंपल इकोस्फेयर के कारण, साधारण से इसके पारतंत्र के कारण, एंड लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और बायोडाइवर्सिटी की कमी के कारण, अर्थात यहाँ पर बहुत अधिक परिवर्तन नहीं है, बायोडाइवर्सिटी बहुत अधिक नहीं है, बहुत अधिक जीवों में परिवर्तन नहीं है। ऐसे अपने यहाँ 1 किलोमीटर में आपको हज़ारों प्रकार के जीव मिल जाएंगे, वहाँ पर ऐसा नहीं है, बायोडाइवर्सिटी बहुत कम है अंटार्कटिका में। दिस अलाउ रिसर्चर्स टू स्टडी, यह रिसर्चर्स को स्टडी करने में हेल्प करता है हाउ स्मॉल चेंजेस इन द एनवायरनमेंट कैन हैव बिग कॉन्सिक्वेंसेस, किस प्रकार से एक छोटे छोटे परिवर्तन वहाँ पर एक बड़ा परिवर्तन ला देते हैं। अंटार्कटिका कैन आल्सो प्रोवाइड इनसाइट इनटू द अर्थ पास्ट एंड फ्यूचर। अंटार्कटिका में हम पर धरती को नज़दीक से देख सकते हैं, पास्ट को भी देख सकते हैं और फ्यूचर को भी देख सकते हैं। तो अंटार्कटिका रिसर्च का एक अच्छा स्थान हो सकता है, जहाँ पर क्लाइमेट चेंजेस तो अभी हो ही रहे हैं, वहाँ पर काफ़ी बायोडाइवर्सिटी की कमी है, जिस कारण से रिसर्चर्स को कोई भी चीज़ स्टडी करने में सरलता होती है। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द एनवायरनमेंट ऑफ अंटार्कटिका। अंटार्कटिका का पर्यावरण का वर्णन कीजिए। प्यारे बच्चों, अंटार्कटिका इज़ द कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट, हाईएस्ट एंड विंडेस्ट कॉन्टिनेंट ऑन अर्थ। पृथ्वी पर अंटार्कटिका सबसे अधिक ठंडा, सबसे अधिक सूखा, सबसे अधिक ऊंचा और सबसे अधिक हवादार महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है। इट इज़ अ फ्रोजन डेजर्ट covered by a thick layer of ice averaging around 2 kilometers deep। तो ये जो है स्थान, जो डेजर्टेड प्लेस है, वो एक मोटी परत से ढका हुआ है और कुछ कुछ दूरी तक तो ये गहराई 2 किलोमीटर तक हो सकती है, अर्थात बर्फ़ की मोटाई की गहराई 2 किलोमीटर तक है। एंड कंटेनिंग अबाउट 90% ऑफ द वर्ल्ड साइज, और संसार का लगभग 90% से अधिक बर्फ़ इसी अंटार्कटिका में जमा हुआ है। द थिकेस्ट आइस इन अंटार्कटिका इज़ थाउट टू बी नियरली 500 मीटर्स डीप। तो द थिकेस्ट आइस अंटार्कटिका की जो बर्फ़ की मोटाई है वो कुछ कुछ स्थानों पर लगभग 5000 मीटर तक हो सकती है, 5-5 किलोमीटर तक गहरी हो सकती है। तो प्यारे बच्चों, ये था शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों को शेयर करेंगे। मिलते हैं फिर कुछ अन्य टॉपिक के साथ। इसी को हम लॉन्ग आंसर, इसका जो लॉन्ग आंसर है, अगले वीडियो में, अगली क्लास में मैं इसका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन टच करूँगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।